इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। जनाब चीफ मिनिस्टर, गवर्नर बलूचिस्तान, जनरल बाजवा, जनरल सरफराज, फेडरल मिनिस्टर्स और मेरी फ़ौज के जवान, मैं सबसे पहले खराज तहसीन पेश करता हूँ जिन हीरो से भी मैंने मुलाकात की, जिन्होंने दहशतगर्दों को न्यूट्रलाइज़ किया, जिन्होंने बाकी लोगों की जानें बचाई, जो मुझे इल्म हुआ कि वो फैमिलीज़ की तरफ जा रहे थे। तो मैं ख़ास तौर पे आज आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ। मैं आज ख़ास नोशकी इसलिए आया हूँ कि मैं अपनी पाकिस्तान की फ़ौज के जवानों को एक पैगाम देना चाहता हूँ कि सारी कौम आपके साथ खड़ी है। जिस तरह की जो दहशतगर्दी की जंग में परफॉर्मेंस हमारी फ़ौज ने दी है, हमने और भी दुनिया में देखा, अफ़गानिस्तान में देखा कि किसी फ़ौज ने इस तरह इतने मुश्किल हालात में और इस तरह की जंग लड़ के और मुल्क को महफूज किया दहशतगर्दों से। इसकी मिसाल और दुनिया में नहीं मिलती जिस लेवल की जंग लड़ी गई। और हमारी माशाल्लाह फ़ौज को जो तजर्बा हुआ, मैं समझता हूँ कि हमारी सारी कौम में ये इत्मीनान है कि कोई किसी किस्म की दहशतगर्दी पाकिस्तान में कामयाब नहीं हो सकती। और मैं इसलिए आज आपको यहाँ नोशकी आके अपनी कौम की तरफ से बताना चाहता हूँ कि हमें आपके ऊपर पूरा इत्मीनान है। और जिस तरह आपने ये 2003-04 के बाद जिस तरह ये मुल्क को महफूज रखा, हमें पूरा इत्मीनान है कि हमारे मुल्क में कोई किसी किस्म की दहशतगर्दी कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। मैं आज इसलिए भी आया हूं कि अपनी एफसी को मैं आज ये पैगाम दूं कि हमने आपकी और रेंजर्स की तनख्वाहों में 15% हमने अब इजाफा किया। महंगाई का दौर है, मुझे पूरा इल्म है। बदकिस्मती से सारी दुनिया के अंदर एक सैलाब आया हुआ है महंगाई का। हमारे मुल्क तो खैर इतनी हमारे पास वसाइल नहीं, लेकिन अमेरिका जैसा मुल्क, बरतानिया जैसा मुल्क जो नोट प्रिंट कर सकते हैं, वहाँ 40 साल के बाद सबसे ज़्यादा महंगाई की लहर आई हुई है। बरतानिया में जो भी अपना पाउंड यानी अपनी करेंसी प्रिंट कर सकता है, वहाँ 30 साल के बाद सबसे बड़ा आया हुआ है। तो मुझे पूरा एहसास है कि हमारे जो तनख्वाहदार तबका है वो तकलीफ़ में है। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि पूरी मेरी कोशिश है कि हम मुल्क के माशी हालात उधर तक ले जाएं कि हम लोगों की आमदनी में इजाफा कर सकें। कई चीज़ें हम नहीं कुछ कर सकते, मसलन अब तेल महंगा हो गया, तेल दुगने से भी ज़्यादा हो गया, तो वो हम बाहर से मंगवाते हैं। तो उसका हम क्या करें पाकिस्तान के, अगर बाहर से तेल आ रहा है और वो दुगने से ज़्यादा हो गया तो उसकी सारी चीज़ों पे असरात आते हैं। तो मैं इसलिए कहता हूँ कि इंशाल्लाह आपकी हमारे जैसे जैसे हमारी आमदनी बढ़ती जाएगी, आपकी और भी हम अपने तनख्वाहदार तबके की और भी तनख्वाहें बढ़ाते जाएंगे। जो हमारे बिज़नेस में बड़ी बड़ी कॉरपोरेशंस हैं, उन्होंने रिकॉर्ड प्रॉफिट्स बनाए। जो टॉप 100 कॉरपोरेशंस हैं, हम देख रहे थे, उन्होंने तकरीबन 950 अरब रुपए का प्रॉफिट बनाया है, उनको जो नफ़ा हुआ है। तो उन सब से मैं अब दरख्वास्त कर रहा हूँ कि वो अपने लोगों की, अपने काम करने वाले जो तनख्वाहें लेते हैं, सबकी तनख्वाहें बढ़ाएं। दूसरी चीज़, मैं यहाँ चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान बैठे हैं, मैं इनको अश्योर करना चाहता हूँ कि कोई भी पाकिस्तान की जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आई है,
مجھے احساس ہے کہ تھوڑے فیزز میں کئی دفعہ ملٹری گورنمنٹ نے بلوچستان میں زیادہ کام کیا، لیکن کسی بھی ڈیموکریٹک گورنمنٹ نے اتنا کام نہیں یا اتنے فنڈز بلوچستان میں نہیں لگائے ہوں گے جو ہماری اس حکومت نے لگائے ہیں۔ جو سب سے زیادہ بڑا پروجیکٹ ہم اب کر رہے ہیں اور جس سے بلوچستان کے لوگوں کو بہت فائدہ ہوگا، جو فیڈرل گورنمنٹ کا پروجیکٹ ہے، وہ چمن سے لے کے کوئٹہ اور کراچی کا ایک پورا ہائی وے بنا رہے ہیں، جس کی ہم نے پیسے بھی ایلوکیٹ کر دیے ہیں، اور انشاءاللہ اس سے بلوچستان کے لوگوں کو بہت فائدہ ہوگا۔ بڑا صوبہ ہے، بڑے بڑے فاصلے ہیں، آبادی کم ہے، اس کے اپنے چیلنجز ہیں، لیکن میں پھر سے آپ کو شور کرتا ہوں کہ جیسے جیسے، اور اللہ کا شکر ہے ریکارڈ ٹیکس کلیکشن ہوئی ہے اس باری اور ہوتی جا رہی ہے، جیسے جیسے ہماری آمدنی بڑھتی جائے گی، بلوچستان کے اوپر اور بلوچستان کے لوگوں کے اوپر ہم خاص طور پہ توجہ دے رہے ہیں، کیونکہ وہ پیچھے رہ گئے ہیں، اور جو بھی علاقے پیچھے رہ گئے ہیں، جس طرح ہمارا جو پرانا قبائلی علاقہ تھا وہاں کے لوگ پیچھے رہ گئے ہیں، ان کے لیے بھی ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ہماری فنڈنگ جو ہو وہ سارے ان علاقوں پہ جائے، جس طرح گلگت بلتستان ہے وہ پیچھے رہ گیا۔ ان سارے علاقوں کے اوپر ہماری کوشش ہے کہ جیسے جیسے ہماری آمدنی بڑھتی جائے گی ہم ان علاقوں کے اوپر پوری توجہ دیں گے۔ میں آخر میں اپنی قوم کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، ادھر آ کے نوش کی آ کے اس لیے کہ پھر ہمیں جو یہ دہشت گردی کا جو یہ واقعہ ہوا، یہ ساری اس کا بہت، میں تو چائنا میں تھا جب مجھے اس کی خبر ملی، تو میں نے تب ہی فیصلہ کیا کہ آتے ساتھ ہی چائنا سے میں پہلے آ کے نوش کی آؤں گا اور اپنے جوانوں کو بتاؤں گا کہ آپ اکیلے نہیں ہیں، آپ کے ساتھ پوری قوم بھی کھڑی ہے، اور قوم یہ اللہ میں ماننے والے لوگ ہیں۔ ہمارے لیے جب ہم اپنی قوم کے لیے جو بھی اپنی جان دیتا ہے اس کی تو ایک خاص رتبہ ہوتا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں اللہ سیدھے راستے پہ لگا، ان کے راستے میں جن کو تو نے نعمتیں بخشیں، تو پیغمبروں کے راستے کے بعد جو بہت بڑا رتبہ ہے وہ شہیدوں کا رتبہ ہے۔ تو مسلمانوں کے لیے تو یہ بہت بڑا اعزاز ہوتا ہے کہ جب اپنی قوم کے لیے کوئی بھی اپنی سب سے بڑی قربانی اپنی جب جان کی دیتا ہے۔ لیکن یہ بھی آپ کو احساس ہونا چاہیے کہ قوم بھی آپ کے ساتھ کھڑی ہے، اور سارے لوگوں نے مجھے جب ادھر بھی تھا مجھے میسیجز ایک دم آئیں کہ کس طرح دلیری سے دہشت گردی کا مقابلہ کیا۔ اور میں چیف منسٹر صاحب آپ کو بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم انشاءاللہ یہاں ڈیولپمنٹ اتنی کر دیں گے بلوچستان میں آنے والے دنوں میں کہ یہ جو لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں، اور ہم سب کو پتہ ہے کہ یہ خود نہیں کر رہے، ان کے پیچھے باہر وہ قوتیں ہیں جو چاہتی ہیں کہ پاکستان کے ٹکڑے ہوں، تو یہ پیچھے سے بھی فنڈنگ ہے اس کے لیے۔ تو انشاءاللہ ہم ان کے اپنے بلوچستان کی عوام کے لیے وہ کام کر جائیں گے کہ یہ جو بھی کوشش ان کی جو ہے کہ لوگوں کو اکسائیں اور ان کو حکومت کے خلاف اور اپنی سیکیورٹی فورسز کے خلاف کھڑے کریں، انشاءاللہ وہ کام اتنا ہو جائے گا کہ ان دہشت گردوں کی کوئی بات نہیں سنے گا، نہ ہی یہ جو باہر ہمارے دشمن بیٹھے ہوئے ہیں ملک کے اندر انتشار پھیلانے کے لیے، ان کے لیے بھی کوئی سننے والی ان کی بات نہیں ہوگا۔ میں ابھی چائنا سے آیا اور میں آخری بات کہتا ہوں کہ جو سی پیک ہے، سی پیک کا جو پہلا دور تھا وہ تو سیدھا تھا کنیکٹیوٹی کہ سڑک بنے اور پاور سٹیشنز تھے۔ اب جو ہم ان سے سمجھوتا کر کے آئے ہیں، اور اس طرح پریزیڈنٹ شی نے خود اس کے اوپر پوری طرح ہمیں ایشورٹی دی ہے کہ جو اگلا فیز ہے اس میں سب سے زیادہ بلوچستان کو اب فائدہ ہوگا، کیونکہ اب وہ فیز ہے انڈسٹریلائزیشن کا۔ ملک کی دولت میں اضافہ تب ہوتا ہے جب انڈسٹریلائزیشن ہو۔ ابھی تک پاکستان میں آج سے 50 سال پہلے جو بڑی تیزی سے انڈسٹریلائز ہو رہا تھا پاکستان، بدقسمتی سے وہ پیچھے رہ گئے، ہم ٹریڈنگ ملک بن گیا۔ اب جو انڈسٹریلائزیشن کی طرف ہم جا رہے ہیں، اسپیشل اکنامک زونز، اب یہ جو اگلا فیز سی پیک کا ہے وہ انڈسٹریلائزیشن کا ہے۔ وہ جو دنیا ٹیکنالوجی کی طرف، انفارمیشن ٹیکنالوجی کی طرف تیزی سے آگے جا رہی ہے، اب وہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کا ہے۔ اور پھر
जो चाइना हमारी पूरी मदद कर रहा है अब ज़राअत के अंदर, एग्रीकल्चर के अंदर, अगर जो प्रोडक्टिविटी यानी जो वो पैदावार लेते हैं अपने मुल्क में, अगर हम अब ये सोचें कि वो 2-2, 3-3 गुना ज़्यादा उनकी पैदावार होती है, हम अगर अपनी पैदावार आधी भी बढ़ा दें तो आप ये सोचें कि पाकिस्तान अनाज एक्सपोर्ट करने वाला मुल्क बन जाएगा। तो वो अब हम उस फेज़ पे चले गए हैं कि वो अब हम सीपेक जो फेज़ 2 है, इसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियलाइजेशन और सबसे बड़ी बात जो ज़राअत जिसके ऊपर हमारा अक्सरियत हमारे मुल्क रहती है, तो अब इसके ऊपर हम इसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए अब हमारे वो सीपेक फेज़ 2 के ऊपर हम चले गए। मैं फिर से अपने जवानों को आपकी जो दिलेरी है, जो मेरे वो 4 हीरो खड़े हुए हैं, उनको अपनी सारी कौम की तरफ से फिर से खराज तहसीन पेश करता हूँ। वज़ीर आज़म इमरान खान नौशकी में तैनात फौजी जवानों से खिताब कर रहे थे। उन्होंने इस मौके पर कहा, दहशतगर्दी को नाकाम बनाने पर जवानों को खराज तहसीन पेश करता हूँ। कौम को एतमाद है कि किसी किस्म की दहशतगर्दी पाकिस्तान में कामयाब नहीं हो सकती और कौम की तरफ से बताना चाहता हूँ, हमें पाक फौज पर पूरा एतमाद है। वज़ीर आज़म का FC और रेंजर्स के जवानों की तनख्वाहों में 15% इजाफे का ऐलान। साथ ही उन्होंने कहा कि दुनिया भर में महंगाई है, हम चाहते हैं कि जैसे जैसे आमदन बढ़े हम तनख्वाहदार तबके की आमदन को भी बढ़ाएं। उन्होंने कहा कि किसी जमहूरी हुकूमत ने इतने बलूचिस्तान पर फंड्स नहीं लगाए जितने हमारी हुकूमत ने लगाए हैं। हम जानते हैं कि जो दहशतगर्दी होती है इस पर पीछे से भी फंडिंग होती है और लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े हों, लेकिन ऐसा हम नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि सीपैक के अगले मरहले में सबसे ज़्यादा बलूचिस्तान को फ़ायदा होगा। सीपैक का दूसरा मरहला इंडस्ट्रियलाइजेशन का होगा। चीनी सदर से सीपैक के अगले मरहले पर बात हुई है। उन्होंने कहा कि हम बलूचिस्तान की वो तमाम महरूमियाँ दूर करेंगे जिससे लोग यानी बाहर की कुव्वतें फ़ायदा उठाने की कोशिश करती हैं। चीन पाकिस्तान के मुकाबले में 2 से 3 गुना ज़रई ज़मीनों से फ़ायदा उठाता है। उन्होंने कहा कि हम टेक्नोलॉजी और ज़राअत में तरक्की के लिए चीन से मदद हासिल कर रहे हैं और बहुत जल्द हम बलूचिस्तान में तरक्की लेकर आएंगे, इंडस्ट्रियलाइजेशन लेकर आएंगे। उन्होंने कहा कि नौश की आमद पर पूरी कौम को पैगाम देना चाहता हूँ कि जब मैं चीन में था तो दहशतगर्द हमले की खबर मिली, मैं उस वक्त चीन में था और उसी वक्त फैसला किया कि वापस आकर नौशकी जाऊँगा और वहाँ पर अपने जवानों का हौसला बढ़ाऊँगा। तो वज़ीर आज़म इमरान खान जो कि नौशकी में मौजूद हैं और फ़ौजी जवानों से खिताब कर रहे थे, उनकी जानिब से कहा गया कि पाकिस्तान की फ़ौज के जवानों को पैगाम देना चाहता हूं कि पूरी कौम पाक फ़ौज के जवानों के साथ खड़ी है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हमारी फ़ौज ने मुश्किल हालात में दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग लड़ी, हमारी फ़ौज ने लोगों को दहशतगर्दी से महफूज किया। कौम को एतमाद है कि किसी किस्म की दहशतगर्दी पाकिस्तान में कामयाब नहीं हो सकती। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। हुकूमत अभी 2 साल इसके बाकी हैं। हुकूमत से अलहदगी का मामला ज़ेर गौर नहीं आया। चौधरी परवेज़ इलाही ने काफ लीग का 2 टोक मौक़िफ़ पेश कर दिया। मीडिया से बात करते हुए कहा कि हम इत्तेहादी हैं और हमने हमेशा मिलकर आवाज़ उठाई है और हुकूमत से ख़राब चीज़ों को ठीक भी कराया है। आसिफ ज़रदारी की आमद का मकसद चौधरी शुजात की खैरियत दरियाफ्त करना थी। अभी बावर्ची खाने में सामान जमा हुआ है, पकना शुरू नहीं हुआ। जब पककर कोई चीज़ सामने आएगी तब बताएंगे। इत्तेहादी हैं, हुकूमत के सारे इकट्ठे हैं, तो अक्सर जो मसाइल होते हैं हम मिलजुल के पहले आपस में मशवरा करके जाके हुकूमत से मसाइल के ऊपर बात होती है। उनको अवाम की मुश्किलात और जो तकलीफ़ें हैं वो उन तक पहुँचाते भी हैं। जो कोई गलत काम आता है तो हम एजिटेट करते हैं और ख़राब चीज़ों को ठीक भी करवाया है। ये तो अभी कोई डिस्कस ही नहीं हुआ और अभी तो 2 साल रहते हैं ना, अपोजिशन जो कर रही है ना वो जवाब देंगे, लेकिन वो अभी कोई सामने खदोखाल आ जाए, सामने कुछ चीज़ आ जाए। अभी तो बर्ची खाने में सामान इकट्ठा हो रहा है, अभी पकना शुरू नहीं हुआ सामान। बड़ा दिल है कच्चा ही खा लो, पक के कुछ चीज़ आएगी तो फिर बताएंगे आपको। और राहगीर आमिर खान कहते हैं हुकूमत के इत्तेहादी हैं मगर फैसला मुशावरत से करेंगे। हमारे पास एक वजारत है वो भी ले लें, ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं। सियासत में सबके साथ ताल्लुकात को बेहतर रखना चाहिए, इस हद तक ना जाएं जहां हम एक दूसरे को देखना भी गवारा ना करें। PTI के दोस्तों से कुछ शिकवे होते हैं तो हम लोग आपस में मशावरत करके ही
چلتے ہیں. ہر سیاسی جماعت کا یہ حق ہے کہ وہ حکومت کے اندر بیٹھے اور پھر اختیارات حاصل کر کے اپنے علاقوں کے اندر ڈیولپمنٹ کرائے, ڈیلیور کرے لوگوں کو. اسی سلسلے میں ہماری بارہا شکایات بھی پیدا ہوتی ہیں. تو یہ کہنا کہ ہم ادھر چلے جاتے ہیں, ہر پارٹی جو ہے وہ حکومت میں آتی ہے, آنے کی کوشش کرتی ہے, تو ہمارا بھی رائٹ ہے. حکومت کے ساتھ ہیں, چودھری صاحب بھی ہیں, ہم بھی ہیں. جو بھی فیصلہ کریں گے ایک دوسرے کے ساتھ مشاورت سے اور مل کے ہی چلیں گے. نہیں, ہم اپنا حصہ بڑھانے کے موڈ میں, ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جو یہ ایک منسٹری ہے یہ بھی ہم سے لے لیں, ہمیں کوئی خواہش نہیں ہے. اچھا, سیاست میں سب کے ساتھ تعلقات کو بہتر رکھنا چاہیے. اس حد تک نہیں جائیں کہ جہاں پر اختلافات ایسے ہوں کہ ہم ایک دوسرے کو دیکھنا بھی گوارا نہ کریں. ترجمان نون لیگ مریم اورنگزیب کہتی ہیں شہباز شریف سے ایم کیو ایم کا وفد اب سے کچھ دیر میں ملاقات کرے گا. ایم کیو ایم کے عامر خان اور وسیم اختر شہباز شریف سے ملاقات کریں گے. دونوں جماعتوں کی رہنماؤں میں ملاقات ماڈل ٹاؤن میں ہوگی. ملاقات میں ملک کی مجموعی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا جائے گا. ایم کیو ایم کا وفد لاہور میں موجود ہے. ایسے میں ترجمان نون لیگ مریم اورنگزیب کا بتانا ہے کہ شہباز شریف سے ایم کیو ایم کا وفد اب سے کچھ دیر میں ملاقات کرے گا. ایم کیو ایم کے عامر خان اور وسیم اختر شہباز شریف سے ملاقات کریں گے. نون لیگی رہنما احسن اقبال نے حکومت کی حلیف جماعتوں اور اپوزیشن کی ملاقاتوں کو خوشائند قرار دے دیا. کہتے ہیں کہ ان ملاقاتوں سے مزید بہتر آپشنز سامنے آ جائیں گے. سیاسی جماعتوں کے قائدین کے درمیان ملاقاتیں ہو رہی ہیں, یہ بہت خوشائند ہے. حکومت کی حلیف جماعتیں ہیں, انہیں بہت جلد فیصلہ کرنا ہوگا. کیا یہ عوام کی اس حکومت کے خلاف جو نفرت کی آگ ہے اپنی سیاست کو اس میں جھونک دیں گی, یا یہ بھی اس حکومت کی نااہلی اور ناکامی سے خود کو ڈسٹنس کریں گے؟ ان روابط سے اپوزیشن کے لیے بھی اور ملک کے لیے بھی بہتر راستے کھلیں گے. اس حکومت نے جو تباہی مچائی ہے معیشت کی, بالخصوص عوام پر جو مہنگائی کا ایک سونامی توڑا ہے, اس مقصد کے لیے ہم ہر آئینی, جمہوری اور سیاسی راستہ اپنائیں گے. ملک کے مسائل کا واحد حل یہ ہے کہ یہ حکومت رخصت ہو اور جلد از جلد آزاد منصفانہ انتخابات کا ملک میں انعقاد ہو. نون لیگ کے رہنما شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں پیپلز پارٹی نے پی ڈی ایم خود چھوڑی, پارلیمان کے باہر راستے خود الگ کیے تھے. اگر وہ واپس آنا چاہتے ہیں تو انہیں اعتماد بحال کرنا پڑے گا. تحریک عدم اعتماد لانے کی تشہیر نہیں کی جاتی, نمبر پورے ہو جاتے ہیں تب لائی جاتی ہے. حکومت کے خاتمے کے لیے نون لیگ کا تحریک عدم اعتماد کے ساتھ ساتھ سڑکوں پر بھی رہنے کا فیصلہ. کل تک سڑکوں پر حکومت مخالف تحریک کا مکمل پلان تشکیل دیا جائے گا. ذرائع یہ کہتے ہیں کہ نون لیگ سب سے پہلے وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائے گی. اس حوالے سے اپوزیشن جماعتوں اور حکومتی اتحادیوں سے رابطے بھی کیے جا رہے ہیں. تو آپ کو بتائیں کہ حکومت کے خاتمے کے لیے نون لیگ کا تحریک عدم اعتماد کے ساتھ ساتھ سڑکوں پر بھی رہنے کا یہ فیصلہ کیا گیا ہے. کل تک حکمت عملی تیار کر لی جائے گی. پاکستان معاشی بحران کا شکار کیوں ہوا, وزیر اعظم عمران خان نے وجہ بیان کر دی. چینی ٹی وی CGTN کو انٹرویو میں کہا, ایک تو دہشت گردی کے خلاف جنگ سے اربوں ڈالر کا نقصان ہوا, دوسرا بدعنوان حکومت پاکستان کے مالی بحران کی وجہ بنی. مشکل وقت میں ساتھ دینے پر چین کے شکر گزار ہیں. 25% آبادی کو غربت سے نکالنے کے لیے چین کے ماڈل پر عمل کر رہے ہیں. Initiative of President Xi Jinping and the CPEC being one of the main components of this great initiative. Now we want it to move to the next stage, which is industrialization, which is information technology, and above all agriculture. It's extremely significant because Chinese investment which came in for connectivity and then of course for power generation came at a very crucial time in Pakistan because we were facing twin problems. One was we were involved in this war on terrorism, cost Pakistan over $100 billion lost to the economy. Currency lost half its value. And on top of it, we had two very corrupt governments which also caused the financial crisis. So therefore, China came in at the most difficult time for us. We're already signing MOUs with Chinese companies. CPEC is now in this phase 2. Pakistan's emphasis, since my government has come in, is on geoeconomics. My government's priority is to lift our people out of poverty. And the role model we have in mind is, of course, China. I hope this coming year brings peace and prosperity to China and the rest of the world.
सेनेट में वज़ीर मुमलिकत अली मोहम्मद खान की शोला बयानी, ऑपोजिशन को आड़े हाथों लिया। कहा इमरान खान और पाक चीन दोस्ती के खिलाफ एक बयानिया भारत में बन रहा था और उसको कुछ लोग पाकिस्तान में तक़वियत दे रहे थे। मौलाना फजलुर रहमान साहब, मुफ्त की लस्सी पीने से कश्मीर का मसला हल नहीं हो जाएगा। वज़ीर मवासलात मुराद सईद ने सेनेट में बोलना शुरू किया तो अपोजिशन वॉकआउट कर गई। मुराद सईद बोले, जवाब देने वाले खड़े हैं और सवाल करने वाले भाग गए। सियासत इनका कारोबार है, ये खाने के लिए आए थे और खाने के लिए ही इकट्ठे हुए हैं। इमरान खान की हुकूमत ने 3 सालों में 2032 किलोमीटर सड़कें बनाई। पिछले दौर में एक एक इदारा खसारे में था, अब इदारे खसारे से निकल रहे हैं। के दौर में जो सिर्फ एक दावा करती है कि कर्जे इसलिए लिए कि सड़कें बनाई, 947 किलोमीटर इन्होंने सड़कें बनाई थी अपने पहले 3.5 साल में। इमरान खान की हुकूमत ने पहले 3 सालों में जो मुकम्मल किए वो 2032 किलोमीटर है। पिछले दौर में 24 करोड़ फी किलोमीटर महंगा सड़कें बना रही थी। कहते कि खाता है तो लगाता भी है, और जरदारी के बारे में खाता है तो खिलाता भी है। पाकिस्तान का एक एक इदारा इन्होंने खसारों में छोड़ के गए थे। आज पाकिस्तान का एक एक इदारा खसारे से निकल रहा है। भारतीय मवासिलात के NHA का रेवेन्यू 103 अरब का इजाफा हुआ। पाकिस्तान में इस वक्त डैम बनने जा रहे जो हर शहरी के लिए मुफ्त और बेहतरीन इलाज के लिए सेहत इंसाफ कार्ड प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने दिया। जवाब देने वाले यहाँ पे खड़े हैं और सवाल पूछने वाले भाग गए हैं। ये खाने के लिए आए हैं और खाने पे इकट्ठे होते हैं। सियासत इनके लिए कारोबार का नाम है। तो वुज़रा के ना आने पर ऑपोजिशन का सेनेट से वॉकआउट। नून लीग के पार्लिमानी लीडर आजम नज़ीर तारड़ कहते हैं, मुताल्लिका वुज़रा सवालात के जवाबात देने नहीं आते, सिर्फ एक वजीर ने ऐवान चलाना है तो ये नामुनासिब है। शहरी रहमान ने कहा कि किसी हुकूमत में ऐसा नहीं हुआ कि एक वजीर खड़े होकर जवाब देता रहे। हुकूमत ने ऐसा ही करना है तो ऑपोजिशन हरगिज़ इनके साथ नहीं बैठेगी, हम बाहर इजलास करेंगे। सेनेटर मुश्ताक अहमद बोले, पार्लियामेंट को गैर मौसर बना दिया गया है, फैसले गैर मुंतखब लोग कर रहे हैं, इस अमल को मजीद बर्दाश्त नहीं करेंगे। कहा है कि मिनिस्टर फॉर स्टेट फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स जो हैं वो ज़रूर अपना काम करें, मुतलका महकमे का कर लें। थोड़ा बहुत होता है कि लोड शेयरिंग करते हैं, लेकिन अगर एक बंदे ने पूरा ऐवान चलाना है तो ये गैर मुनासिब बात है। किसी हुकूमत में ऐसा नहीं हुआ कि एक वजीर खड़े होके हर फन वाला हर चीज का जवाब वो देता रहे। हमने आज उनको बहुत अहम पैगाम देना है कि जॉइंट अपोजिशन का फैसला है कि ऐसे बिजनेस एज यूजुअल नहीं चल सकता। कोरम वो बिल्कुल पूरा करें, हम इजलास बाहर करेंगे अपना। अगर इस तरह करना है तो अपोजिशन इनके साथ नहीं बैठेगी। वज़रा आते नहीं है, वज़रा की देखा देखी अब ऑफिसर्स भी नहीं आते, तो इन्होंने पार्लियामेंट को गैर मौसर बना दिया है। फैसलों का मरकज अवामी नुमाइंदा ईवान नहीं है, फैसले कहीं और गैर इलेक्टेड लोग कर रहे हैं, तो हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे और ईवान की तकद्दुस के लिए हमने एक्ट की है और इंशाअल्लाह हम इस ईवान के तकद्दुस को बहाल करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उमर अमीन गंडापुर की DI खान सिटी मेयर के लिए नाअहली आइंदा समाअत तक मुलतवी कर दी है। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। उमर अमीन गंडापुर ने इलेक्शन कमीशन का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया है। सुप्रीम कोर्ट ने लकी मरवत में चेयरमैन की नशस्त पर पूरे हलके में रीपोल की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अदालत ने इलेक्शन कमीशन का 5 पोलिंग स्टेशंस पर दोबारा पोलिंग का फैसला बरकरार रखा। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की जानिब से समाअत के रूल्स ना बनाने पर इजहार बरहमी करते हुए कहा, कई साल बाद भी रूल्स ना बनना इलेक्शन कमीशन की वाज़ेह नाकामी है। इलेक्शन कमीशन कानून के मुताबिक रूल्स जल्द बनाकर शाया करे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। शहबाज शरीफ को लाहौर की खुसूसी अदालत का शुगर स्कैंडल में तलबी का नोटिस मौसूल हो गया। अदालत ने शहबाज शरीफ की अदालत से हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त खारिज की। अदालत ने शहबाज शरीफ को 10 फरवरी को पेशी का समन जारी कर दिया। शहबाज शरीफ को 4,500 सफ़हात पर मुश्तमिल चालान की कॉपियां दी जाएंगी। नैब के पास लिफाफा है ना ही टोकरी, सिर्फ कारकर्दगी है जिसका जायजा तासुब के ऐनक से नहीं खुले दिल से लिया जाए। चेयरमैन नैब का अपने मुखालिफिन को करारा जवाब, कहते हैं करप्शन में सारे भाई बराबर हैं। अरबों रुपए लूटने वाले कहते हैं हमने किया क्या है। चाय की प्याली में तूफान उठाकर रिकवरी कहाँ गई? रिकवरी अलमारी में नहीं रखी, जो कोई आएगा गिना कर शुरू कर दूंगा। मजीद खबरें भी शामिल करेंगे लेकिन इस ब्रेक के बाद।
आगे बढ़ें और आपको बताएं कि हम सिंध के नौजवानों को करोड़ों रुपए की स्कॉलरशिप्स दे रही हैं। बेनज़ीर प्रोग्राम की तरह 2-4 हज़ार रुपए बेरोजगारी का हल नहीं है। मुआविन खुसूसी बराए नौजवानाने उमर उस्मान डार के सिंध हुकूमत पर ताबड़तोड़ लफ्ज़ी हमले। कहा 50 साल से सिंध हुकूमत ने सेहत और तालीम पर कुछ काम नहीं किया। खदशा है वफाकी प्रोग्राम्स में भी रुकावटें ना डाल दें। मुराद अली शाह से ये सवाल किया जब टाइगर फोर्स बनाई गई थी, मुझे यही खदशा है और आने वाले कल में आप देखेंगे जब हम सिंध के नौजवानों की डेवलपमेंट के लिए निकलेंगे, यही सिंध हुकूमत नौजवानों की तरक्की की राह में रुकावट डालेगी। तो हम इन्हें दावत देते हैं, आए, क्यों सिंध के नौजवानों को सियासी बंदरबांट का ये निशाना बना रहे हैं? कसूर है सिंध के करोड़ों लोगों का, वो हेल्थ कार्ड से महरूम रखा जा रहा है सिर्फ इसलिए कि ये पिछले 50 सालों में सिंध के लोगों को सेहत का निजाम नहीं दे सके, बुरी तरह एक्सपोज हो रहे। 2000 4000 ये जो बेनजीर इनकम सपोर्ट की कभी बात करते थे, ये कोई स्टाइपेंड नहीं है अनएम्प्लॉयमेंट का कि माजी मोहतरबा दे दो, नवाज दो। एक साल में तो सियासी प्रोग्राम चलाए जाते हैं। पहली बार प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने अरबों रुपए की स्कॉलरशिप्स दी हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स सीखने के लिए। वज़ीर आज़म इमरान खान के कामयाब जवान प्रोग्राम से किस तरह सिंध के नौजवान कामयाब हो रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने ATMs के अस्पतालों हुकूमत से बजट दिलवाने के लिए सेहत कार्ड शुरू किया है। हम ऐसा नहीं करने देंगे। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब का जवाबी वार। कहा शेख रशीद, फवाद चौधरी और उमर अयूब पुरानी कैसेट चला रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इल्ज़ाम के रहनुमा उस्मान डार साहब, तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने अपनी ATMs को फ़ायदा दिलवाने के लिए उनके दोस्त यारों के जो हस्पताल हैं उनको सरकार से बजट दिलवाने के लिए इस सेहत कार्ड का मंसूबा उन्होंने लॉन्च किया। सिंध हुकूमत तो अपने सरकारी अस्पतालों को ठीक कर रही है, हमने सेहत कार्ड नहीं दिया, हमने किसी की जेब नहीं भरी। शेख रशीद साहब की भी सोच वो नस्ला टावर वाली है, उनको गिरा दो, तबाह कर दो, बजाय इसके उनकी मदद पर आती वफाकी हुकूमत आज भी तंज के निस्तर बहा रहे हैं। जो लोग उस जमाने में कहते थे कि 10-10 साल 15 साल तक ये हुकूमत रहेगी, वही लोग फवाद चौधरी साहब हों, खुसरो बख्तियार साहब हों या शेख रशीद साहब हों, ये वो लोग अपनी वही पुरानी कैसेट को वापस चला रहे हैं। अपने झंडे और डंडे वाली गाड़ी से बाहर निकलेंगे ना, तब इनको पता चलेगा कि एक आम आदमी इनके बारे में क्या सोचता है। हम जमात इस्लामी से या PSP के साथ जो इत्तेहाद की बात करें, इस वक्त तक कोई इस तरह की मशावरत विद इन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं हुई। कुछ मज़ीद खबरें एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अहम खबर से आपको आगाह करें, लाहौर में शहबाज शरीफ से मुलाकात के लिए MQM का वफ्द पहुंच गया है। मॉडल टाउन MQM का वफ्द जो कि लाहौर में मौजूद है, जिसमें वसीम अख्तर, आमिर खान शामिल हैं, इस वक्त वो मॉडल टाउन पहुंचे हैं और शहबाज शरीफ से उनकी मुलाकात होगी। साथ ही आपको बताएं कि शहबाज शरीफ की मुआवनत एहसन इकबाल, साद रफीक कर रहे हैं। शहबाज शरीफ से मुलाकात के लिए MQM का वफ्द मॉडल टाउन उनकी रिहाइश गाह पहुँचा है। MQM के वक्त में आमिर खान, वसीम अख्तर और साथ ही आमिर खान, वसीम अख्तर दोनों मौजूद हैं, जबकि मिफ्ता इस्माइल, एहसन इकबाल मुआवनत कर रहे हैं शहबाज शरीफ की। और मौसम से मुताल्लिक खबर ये कि कराची में कहीं बादलों का राज है और कहीं सूरज निकला है, जिसके बायस धूप और छाँव का खेल जारी है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश हुई है। सदर, ओल्ड सिटी एरिया, लियारी साइट एरिया में बादल जमकर बरसे। नॉर्थ कराची, नॉर्थ नाजिमाबाद, सोहराब गोट, बल्दिया, औरंगी, लियाकताबाद, गुलशन इकबाल और मलीर के इलाकों में घटाएं खूब बरसी। शाहराहों पर पानी जमा हो गया। ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुतासिर हुई। सड़कों पर फिसलन से मुतअद्दिद मोटरसाइकिलों को हादसा पेश आया। कराची में अचानक होने वाली बारिश ने सुपर हाईवे से मुंसलिक सड़कों और सोसाइटी का हाल बेहाल कर दिया। हमारे नुमाइंदे नज़ीर शाह इस वक्त जमाली पुल के करीब मौजूद हैं, उनसे वहाँ की सूरत हाल जानते हैं। बताइएगा नज़ीर, क्या सूरत हाल है? बिल्कुल, देखिए मैं इस वक्त सुपर हाईवे जमाली पुल के करीब लिंक रोड पर मौजूद हूँ, जहाँ पर मुख्तलिफ सोसाइटीज़ हैं जो ज़ेर आब आ चुकी हैं, जिनके अंदर यहाँ बाहर की सड़कों पे भी आप देख सकते हैं कि पूरा जैसे तालाब सा बन गया हो। थोड़ी देर की होने वाली बारिश की वजह से यहाँ की सूरत हाल इंतहाई मखदूश हो गई है। शहर की मुख्तलिफ सड़कें जिनमें बिलखुसूस जो स्कीम 33 गुलजार हिजरी और सुपर हाईवे के अतराफ में जो लिंक सड़कें हैं जहाँ पर कच्चे रोड हैं, उनमें शहरियों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना है। सड़कों पर पानी खड़ा हो चुका है और
कई सड़कें ऐसी हैं जहाँ पर पानी खड़ा होने की वजह से ट्रैफिक की रवानी में भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त मुख्तलिफ जगहों पर कहीं पर धूप है, कहीं पर बादल है और धूप में भी बारिश का सिलसिला देखा जा रहा है। तो शहरियों को यही कहना है कि बल्दियाती इदारे अपना काम अगर मुकम्मल करें और पूरा रखें तो शहरी इन बारिशों से भी लुत्फ़अंदोज़ हो सके। जी, और अब खबरें खेल के मैदान से। तो PSL 7 में टीम्स को मजबूत बनाने के लिए एक और मौका। PSL की 6 टीमें इन खिलाड़ियों को मिड सीजन ट्रेड विंडो में ले सकती हैं, जो अभी मैच नहीं खेले। ट्रेड के लिए एक जैसे कैटेगरी के खिलाड़ियों का ही तबादला होगा। हर टीम को ज़्यादा 2 ट्रेड्स करने की इजाज़त होगी। PSL सीजन 7 की ट्रेड विंडो कल शाम तक खुली रहेगी। लीग का दूसरा मरहला 10 फरवरी से कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में शुरू होगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड PSL सीजन 7 को कामयाब बनाने पर अहले कराची के शुक्रगुजार। डायरेक्टर PSL सीजन 7 सलमान नसीर का कहना है कि कराची में खेले गए PSL के पहले मरहले के दौरान भरपूर ताउन करने पर सिविल और सिक्योरिटी एजेंसीज के काम को सराहते हैं। वो तमाशाइयों के भी मशकूर हैं जिन्होंने महदूद तादाद में दाखिले की इजाज़त के बावजूद नेशनल स्टेडियम कराची में ज़बरदस्त क्रिकेट माहौल बनाए रखा। इस बुलेटिन से अब तक के लिए इतना है। किसी भी खबर और इसकी अपडेट्स के लिए देखते रहिए ARY न्यूज़। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।